हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायो फार्मास्यूटिकल या फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का एक और सॉल्यूशन वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे अपने 2020-21 के बायोटेक्नोलॉजी के पेपर के बारे में और उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो हमने ऑलरेडी 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन डाला हुआ है, पीडीएफ भी अपलोडेड है। तो आप अगर दोनों पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं, दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो गारंटेड है कि आपके 60 नंबर से ऊपर आपके एग्जाम में आएंगे, जो आपकी रिजल्ट आएगा उसमें, ठीक है ना। तो बेसिकली हम बात करते हैं पहली यूनिट के बारे में। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो फर्स्ट यूनिट से उसमें से आपके एक क्वेश्चन लॉन्ग वाले और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन शॉर्ट वाले जरूर से जरूर फंसेंगे, ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हमने डिस्कस किया था बायोसेंसर के बारे में। अगर बायोसेंसर आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, राइट इन डिटेल अबाउट या डिफरेंट मेथड ऑफ द एंजाइम इमोलाइजेशन राइट सिर्फ एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे मैंने एंजाइम इमोलाइजेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर आपसे कुछ भी पूछता है तो आपको इसी को राइट एन आउट करना है एंजाइम इमोलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन होता क्या है। तो सिंपल सा इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज की भी मूवमेंट को रोक देना, दैट्स कॉल्ड इमोबिलाइजेशन। और एंजाइम के मूवमेंट को रोक देना, इट्स कॉल्ड एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो लोकलाइजेशन कर देना या उसके मूवमेंट को रोक देना, दैट्स कॉल्ड एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग। कन्फाइनिंग का मतलब क्या होता है कि स्टॉप कर देना द एंजाइम मॉलिक्यूल टू अ सॉलिड सपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एंजाइम है उसको हम सिंपल सा रोक सकते हैं, लोकलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कन्फाइनिंग की जगह आप लोकलाइजेशन भी लिख सकते हैं। एंजाइम को मॉलिक्यूल टू तक यहाँ पे एक सॉलिड सपोर्ट पे ओवर व्हिच अ सबस्ट्रेट इज पास, जिसपे क्या होगा कि जो हमारा एंजाइम होगा वो पास्ड होगा और हमारा क्या हो जाएगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कहने का क्या है कि जैसे ये आपका सॉलिड सरफेस है, हमने यहाँ पे क्या किया, एंजाइम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब कि उसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब यहाँ से ये मतलब जैसे देखिए एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इक्वल टू प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब जो मैं आपको ई प्लस एस इक्वल टू पी प्रोडक्ट आप मानते हैं और आपका जो एंजाइम होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारी सब्सटेंस है कि कोई भी ड्रग हो सकती है या कोई भी हमारा सब्सटेंस हो सकता है, जब ये सब्सटेंस इसके ऊपर से जाकर गुजरेगा तो क्या होगा, हमारा एक नया प्रोडक्ट बनेगा और जो आपका एंजाइम यहीं पे रह जाएगा। तो फिर दोबारा जो दूसरा सब्सटेंस आएगा इसी एंजाइम के माध्यम से फिर से हमारा क्या नया प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये एडवांटेज होता है कि हम एंजाइम को इमोबिलाइज करवा देते हैं, जिसका वजह से हमारा सब्सटेंस आके जुड़ता रहता है, हमारा नए नए प्रोडक्ट बनते रहते हैं, ठीक है ना। अब इसके कौन कौन से मेथड है, बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एक केमिकल। फिजिकल में आता है का एब्जॉर्प्शन, इंट्रैपमेंट, इनकैप्सुलेशन। तो एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि किसी की सतह पर उस चीज का मतलब सिंपल सा एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है सतह पर, मतलब सिंपल से बोले तो जैसे सकिंग होती है तो वो सतह द्वारा सकिंग होती है, ठीक है। तो उसी बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब होता है इंट्रैपमेंट। इंट्रैपमेंट में आपके तीन टाइप होते हैं, एक होता है जेल इंट्रैपमेंट, एक होता है फाइबर इंट्रैपमेंट, एक होता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। और उसके बाद आता है आपका इनकैप्सुलेशन, जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद केमिकल में जो आता है, मतलब केमिकल एंजाइम मोबिलाइजेशन में होता है कोवैलेंट अटैचमेंट एंड चिलेशन एंड क्रॉस लिंकिंग, ठीक है ना। ये इतने इंपॉर्टेंट है, हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना डिस्कस नहीं करेंगे कि आपकी पूरी की पूरी 16-18 पेज बच जाए। इतना ही डिस्कस करेंगे कि जिसमें आपके 5 से 6 पेज आराम से रिटर्न आउट हो जाए। अगर आप कुछ भूले भी तो आप वहां पे रिटर्न आउट कर सकें, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मेथड क्या है, एब्जॉर्प्शन मेथड। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब कहता है कि सतह पर एब्जॉर्ब हो जाना, दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब ऑनटू द सरफेस ऑफ सॉलिड सपोर्ट। अब सॉलिड सपोर्ट आपके जैसे बेंटोनेट हो गए, पॉलीस्टीरीन हो गए, सोडियम एल्जीनेट हो गए, कोई भी हो गए, ठीक है। जिसपे क्या करेंगे, जो हमारे सबस्ट्रेट होंगे वो क्या करेंगे, मूव्ड आउट करेंगे और मूव्ड आउट करने के बाद एंजाइम से रिएक्शन करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा। तो जो हमारा एंजाइम होगा उसको हम क्या एक सॉलिड सरफेस पे क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब करवा देंगे। और भी एब्जॉर्ब किसके द्वारा होगा, वीक फिजिकल बाइंडिंग या इंट्रैक्शन के द्वारा होगा। कौन कौन से, वंडर वाल फोर्स हो सकता है, आयनिक इंट्रैक्शन हो सकता है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा वो क्या आपस में जुड़ सकते हैं, इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि अपने एब्जॉर्प्शन मेथड बताया, अब आपको एक चित्र दे देना है, मतलब एक डायग्राम देना है। सिंपल से आपको एक सपोर्ट बनाना है, सपोर्ट में आपको एंजाइम के साथ में रिएक्शन करानी है और इसके बीच में आपको कहना है एंजाइम जोड़ देना। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है कि जो बॉन्ड लगा हुआ है आप इस पे लिख दीजिए कि आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। जब आप आयनिक बॉन्ड लिख देंगे तो एग्जामिनर के नजर में ये आ जाएगा कि यहाँ इस आदमी को आ रहा था ये चीज और इसने कंप्लीटली सही लिखा है। आयनिक बॉन्ड के द्वारा एंजाइम और सपोर्ट के बीच में जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन मेथड बोलते हैं। अब इसमें वंडरवाल फोर्स भी काम कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट है, सपोर्ट से फिर आपका क्या हुआ, एंजाइम जुड़ा हुआ है। ये किससे, आपका वंडरवाल फोर्स से जुड़ा हुआ, जिसको हम इजीली तोड़ सकते हैं। अब अगर आपसे केवल एब्जॉर्प्शन ही पूछे तो आपको क्या करना है, 4 इसके मेथड के बारे में बताना। अगर आपसे एब्जॉर्प्शन नहीं पूछता है, सीधा एंजाइम इमोबिलाइजेशन पूछता है, तो आपको बस इतना ही लिखना है एब्जॉर्प्शन के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। लेकिन हमारा ये मानना रहता है कि आपको जो कुछ भी बताएं एक्यूरेट बताएं एकदम, कि अगर उससे छोटा सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको लिख सकें, ठीक है ना। अब इसके जो एब्जॉर्प्शन के 4 मेथड होते हैं, एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट रोक दी जाती है। तो इमोबिलाइजेशन टू कैरियर बाई अलाउिंग द सोल्यूशन कंटेनिंग एंजाइम टू कॉन्टेक्ट विद कैरियर विदाउट स्टेरिंग। मतलब कहने का कि यहाँ पर हम कुछ भी मिलावट
एजिटेशन या स्टीयरिंग नहीं करेंगे और जो हमारा सबस्ट्रेट होगा वो हमारे जो एंजाइम होगा वो सॉलिड सरफेस पे जाकर के बैठ जाएगा और सबस्ट्रेट आकर उसको पास आउट करेगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा। उसका जाता है इलेक्ट्रो डिपोजिशन में। इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक किसी भी चीज़ में हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, ठीक है ना, इतना आप जानते हैं। तो जब सॉलिड मैट्रिक्स हमारे क्लोज होगा किसके, एंजाइम के द्वारा, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई वो टर्न ऑन जब होगी तो वहाँ पे माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि सिंपल सा झुंझुनाहट टाइप की जो माइग्रेशन होती है उसको माइग्रेशन बोलते हैं ऑफ द एंजाइम गेट डिपॉजिटेड। एंजाइम वहाँ पे डिपॉजिटेड हो जाएंगे, उसका सबस्ट्रेट आएगा, फिर हमारा प्रोडक्ट वहाँ से निकलता चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो तीसरा आता है वो आता है रिएक्टर लोडिंग प्रोसेस। रिएक्टर लोडिंग में कुछ नहीं होता है, जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है ये प्लेस इन द रिएक्टर, मतलब एक रिएक्टर में प्लेस किया जाता है, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ द एंजाइम सॉल्यूशन। ऑफिस में क्या कर देते हैं हम, एंजाइम सॉल्यूशन डाल देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, रिसर्कुलेशन होने लगता है टू इंश्योर यूनिफॉर्म द एंजाइम ऑनटू द, मतलब कहने का क्या है कि उसको हम थोड़ा सेकिंग करेंगे, रिसर्कुलेशन करेंगे। जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बॉटल लेते हैं, बॉटल में आधा पानी लेते हैं, उसके बाद फिर ऊपर नीचे खूब झल लेते हैं, ठीक है ना, जिसको सेकिंग कहते हैं। उसी प्रकार से हम इसको रिसर्कुलेशन करेंगे, मतलब घुमाएंगे। जैसे चाय वाय आपने देखा होगा कि घुमा घुमा के पीते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बनाने के तरीका जो होता है कि घुमाते हैं, अंदर ही अंदर घुमा देते हैं, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं रिसर्कुलेशन। उसका जो चौथा मेथड है वो मिक्सिंग और सेकिंग डायनेमिक। सिंपल से बोले तो डायनेमिक का मतलब मूवमेंट होता है, जो कैरियर होगा वो एंजाइम सॉल्यूशन में जाकर के सिंपल से डाला जाएगा, जिसके वजह से उसको मिक्स किया जाएगा बाय द स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मतलब क्या, उसको कंटिन्यूअस स्टार किया जाएगा, मतलब उसको मिलाया जाएगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैं पेन लिया हूँ तो पेन के मदद से ऐसे ऐसे किया जाएगा जिसकी वजह से उसमें एजिटेशन हो, मतलब घुमाव हो और वो आपस में मिल जाए। तो ये था पहला आपका एडजॉर्प्शन। उसके बाद दूसरा आता है कोवैलेंट अटैचमेंट। देखिए कोवैलेंट से नाम से आपको ध्यान देना है कि द एंजाइम इज बाउंड टू द सॉलिड मैट्रिक्स बाय द कोवैलेंट इंटरेक्शन। अब कोवैलेंट जो इंटरेक्शन होता है वो वीक इंटरेक्शन होता है, इजीली टूट सकते हैं, ठीक है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द एंजाइम एंड सपोर्ट, क्या कीजिए आप सिंपल सा सपोर्ट लिखिए, एंजाइम बनाइए और दोनों को लिंक कीजिए, और जो लिंकर होगा वो कौन सा जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो बस आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ही लिखना है, कोई भी ज़्यादा चीज़ यहाँ पे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब जो इसमें फंक्शनल ग्रुप होंगे, मतलब कहने का कि जो एंजाइम को जो सपोर्ट के जो फंक्शनल ग्रुप है कि दोनों आपस में किस पे अटैच करेंगे, तो एमाइनो ग्रुप होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, फिनोल रिंग होगी। ये रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या कि इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए। ये आपका दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा आता है आपका चिलेशन या मेटल बाइंडिंग। सिंपल सा चिलेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है किसके साथ में, मेटल के साथ में। तो ट्रांजिशन मेटल, जहाँ पे ट्रांजिशन मेथड नहीं, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रांजिशन मेटल जो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड मटेरियल होते हैं, दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कहने का क्या है कि स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं, और वो क्या होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। आर यूज टू एक्टिवेट द सर्फेस ऑफ द सपोर्ट, मतलब कहना क्या कि जो सरफेस है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं टू इनेबल डायरेक्ट अटैचमेंट टू द एंजाइम। मतलब कहने का क्या, सिंपल कि जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन द मेटल या ट्रांजिशन मेटल विद द एंजाइम इज कॉल्ड चिलेशन, ठीक है। सिंपल सा अगर आप डिफरेंस लिखेंगे तब भी गलत नहीं है। आप क्या कीजिए, ट्रांजिशन मेटल का एग्जांपल हो गया टाइटेनियम होगा, जिक्रोनियम होगा, जो कि आपको एज आ सॉलिड सरफेस यूज किया जाता है। आप क्या करेंगे, बीच में टाइटेनियम लगा देंगे, जिक्रोनियम लगा देंगे, उसके साथ में एंजाइम को क्या कर देंगे, मतलब कॉम्प्लेक्सेशन के रिएक्शन के द्वारा दिखा देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, चिलेशन कहलाएगा। अभी हमारी चिलेटिंग एजेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी यहाँ पे चिलेशन हो गया। अब उसके बाद आपका थर्ड आता है, फोर्थ आता है क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से क्रॉस, मतलब कहने का क्या, जैसे अपन हाइब्रिडाइजेशन देखा होगा, तो मतलब छोटे से बोने के क्रॉस लिंकिंग करवा के एक नया हाइब्रिड बनता था। तो उसी प्रकार से क्रॉस लिंकिंग में भी क्या होगा कि ऐसे टाइप के आपके क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस लिंकिंग मतलब कहने का क्या, जहाँ पे एंजाइम सिस्टम है उनका इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस लिंकिंग करवाएंगे ऑफ द एंजाइम टू फंक्शनल ग्रुप ऑफ द इनसोल्यूबल सॉलिड मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा एंजाइम होगा जो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर होगा, ठीक है ना, उसकी हम क्रॉस लिंकिंग करेंगे किसके साथ में, जो हमारा सॉलिड मैट्रिक्स होगा उसके फंक्शनल ग्रुप के साथ में, जो आपका क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ द वाटर इंसोल्यूबल थ्री डायमेंशनल माइक्रोस्कोपिक क्रॉस लिंक एग्रीगेट बनाएगा, ठीक है ना। अब ये कैसे बनेगा हम सिंपल से आकर के यहाँ पर अपने स्ट्रक्चरल में देखते हैं। देखिए एंजाइम, ठीक है ना, ये हमारे सब कहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये हमारे आपस में क्रॉस लिंकिंग के द्वारा जुड़े हुए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्रॉस लिंकिंग ऑफ द एंजाइम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो हमारे मोस्ट कॉमनली यूज मतलब क्रॉस लिंकिंग जो सॉलिड मैट्रिक्स यूज होते हैं कौन होते हैं, हमारे ग्लूटाल्डिहाइड होते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है इंट्रैपमेंट मेथड आता है। इंट्रैपमेंट का मतलब क्या होता है कि जाल में बंद कर देना, तो सिंपल सा इंट्रैप्ट का मतलब पकड़ लेना या जाल में बंद करना, तो दैट्स कॉल्ड इंट्रैपमेंट मेथड। तो इमोबिलाइजेशन इज डन बाय इंक्लूडिंग द एंजाइम इन अ मेम्ब्रेन कैप्सूल। मेम्ब्रेन कैप्सूल का मतलब सिंपल से समझिए कि वो सेमी परमेबल होगी। कैप्सूल आप जानते हैं कि वो सेमी परमेबल होती है, और उसके अंदर हम क्या कहते हैं, उस एंजाइम को कैप्ट आउट कर लेंगे। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं कि ये आपका एक कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे एंजाइम क्या है, हमारे इनकैप्ट कर दिए। मतलब इनकैप्ट का मतलब कहना कि इंट्रैप्ट का मतलब कहना कि अंदर ये पकड़ लिए गए हैं, तो एक वेसिकल्स के अंदर ही है। और जो
हमारी मेम्ब्रेन होगी वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा। और जो आपका कैप्सूल होगा मेडअप मतलब जो आपका ये कैप्सूल है ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन से मिलकर के बना होगा। और जो इसके एडवांटेजेस क्या होगा, इफेक्टिवनेस डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द एंजाइम, मतलब कहने का क्या जो इसकी इफेक्टिवनेस होगी वो उसकी एंजाइम की स्टेबिलिटी पर निर्भर करेगी। अगर जितना अच्छा इसका स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा इसकी इफेक्टिवनेस आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें आपके टोटल 3 आते हैं, एक होता है जेल इंट्रैपमेंट, एक होता है फाइबर इंट्रैपमेंट, एक होता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो जो जेल इंट्रैपमेंट होता है दी एंजाइम आर ट्रैप्ड विद इन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द पॉलीमराइड जेल, मतलब कहने का कि हम पॉलीमराइड जेल बनाते हैं उसके अंदर जो हमारा एंजाइम होता है इंट्रैप्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये जो हमारे पॉलीमराइड जेल होते हैं इसके साथ में हमारा एंजाइम नहीं होता, यहाँ पर हमारा जो एंजाइम होगा ये ऑलरेडी एक वेसिकल्स में होगा, वो वेसिकल्स हमारे इस जेल के अंदर मतलब जो पॉलीमराइड जेल है उसके अंदर होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है मैट्रिक्स ऑफ द पॉलीएरालाइमाइड जेल का है। उसके बाद आता है फाइबर इंट्रैपमेंट मेथड, तो इसमें इंट्रैपमेंट ऑफ द एंजाइम विद इन द माइक्रो कैविटीज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, सिंपल हम सिंथेटिक फाइबर का यूज करते हुए जो एंजाइम होगा उसको इंट्रैप्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है आपका माइक्रो इनकैप्सुलेशन, इसमें सिंपल हम क्या करते हैं कि इनक्लोजिंग ऑफ द एंजाइम विद इन एंड सेमी परमेबल पॉलीमर मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पर एंजाइम है, एंजाइम आपको क्या हो कि एक लेयर उसके बाद फिर ऊपर से दूसरी लेयर, ठीक है ना। जब हमारा 2-3 मतलब एंजाइम में से 2 लेयर बन गई उसके बाद हम उसको एक और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं। तो ये आपका क्या है माइक्रो इनकैप्सुलेशन है, सिंपल सा, ठीक है ना। उसके बाद इसके एप्लीकेशन के बारे में पूछा है तो एप्लीकेशन भी आपको बताना है। तो सिंपल सा प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में इसका यूज करते हैं, जैसे 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड हो गया, पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पिरिन हो गया। उसके बाद जितने भी बैक्टीरिया से आपके जो एंटीबायोटिक जैसे क्लोरामफेनिकॉल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह हो गया, तो ये हमारे क्या जाएंगे एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे जिसको हम प्रोडक्शन करते हैं एंजाइम इमोलाइजेशन के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ द अमाइनो एसिड, मतलब अमाइनो एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, लाइक एमाइलेज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ द एसिड, मतलब जैसे एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड को हम पूरा कैरेमिक्स के द्वारा मतलब आइसोलेट करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं। और जो सिट्रिक एसिड होता है उसको कैल्शियम आल्जीनेट के साथ कैल्शियम आल्जीनेट सॉलिड मैट्रिक्स के सहायता से उसका प्रोडक्शन करते हैं। एंड यूज इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मैनी डिजीज लाइक एलिजा टेस्टिंग, एलिजा टेस्टिंग इसमें है, हम आगे चल के बात करेंगे। एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ द पैथोजेनिक डिजीज, और जितनी भी पैथोजेनिक डिजीज होती है उसमें ट्रीटमेंट करने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आसानी से 4-5 पेज आराम से भर जाएंगे, 6-7 पेज अगर आप आसानी से इसको लिखना चाहेंगे तो इतना ही काफ़ी। अगर एंजाइम मोबिलाइजेशन के मेथड पूछे जाते हैं तो आपको इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में इसके नहीं जाना है, ठीक है ना। उसका जो इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, राइट इन डिटेल अबाउट 3 डिफरेंट वेक्टर यूज इन द जेनेटिक, मतलब कहना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होने वाले वेक्टर के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको वेक्टर के बारे में बताना है कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर आर स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब कहना क्या कि जो वेक्टर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं एंड डबल डीएनए स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होते हैं दैट आर कैपेबल ऑफ द इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन। देखिए अगर आपने वैक्सीन वगैरह का निर्माण पढ़ा होगा, जैसे कैसे उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि प्लाज्मिड के साइड में वेक्टर जाकर के मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा एक नए सेल का निर्माण होता है। उसके माध्यम से हमारा नई नई डिफरेंट टाइप की जो वैक्सीन वगैरह होती हैं वो बनने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एस्केरिचिया कोलाई और प्लाज्मिड में जब रिएक्शन होती है तो हमारी BCG वैक्सीन, डिप्थीरिया, इंटरफेरॉन वगैरह की जो हमारी वैक्सीन है वो बनती है, ठीक है ना। तो सिंपल सा वेक्टर क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और हमारे सर्कुलर होते हैं, और उसके ऊपर से क्या होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कैपेबल होते हैं कि उसकी जो रेप्लिकेशन है किसी भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह के रेप्लिकेशन को वो इंडिपेंडेंटली उसको करवाते जाएं, ठीक है ना। तो वेक्टर्स आर अकर नेचुरली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया, जो मतलब जो वेक्टर हैं वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में अपने आप ही मतलब नेचुरली क्या होते हैं कि अकर होते हैं। अब जो इसके एक्स्ट्रासोमल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर इन द से, मतलब कहने का क्या है कि जैसे साइटोप्लाज्म में जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं तो ये मतलब आउटसाइड ऑफ दी हो गया बैक्टीरिया, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर इन द बैक्टीरियल सेल में ये क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में बताना है तो टोटली आपके 5 टाइप के होते हैं। एक होता है बैक्टीरियल प्लाज्मिड वेक्टर, दूसरा होता है बैक्टीरियोफेज वेक्टर, उसके बाद तीसरा होता है सेटल वेक्टर, कॉस्मिड वेक्टर एंड फ्रैगमेंट वेक्टर होता है। देखिए ये पांचों वेक्टर बहुत ही इजी भी है और बहुत ही हार्ड भी है, तो आपको ध्यान से सुनना है क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो पहला आता है बैक्टीरियल प्लाज्मिड वेक्टर। देखिए ये जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है, प्लाज्मिड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग फ्री फ्लोटिंग सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब आपको यहाँ पर प्लाज्मिड के बारे में बात करें, जो प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है सेल्फ मतलब खुद बनता है, खुद रेप्लिकेट करता है, फ्री होता है फ्लोटिंग से एंड सर्कुलर डीएनए होता है मॉलिक्यूल्स होता है। अब दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बैक्टीरियल जीनोम एंड आर नॉन एसेंशियल फॉर द सेल ग्रोथ। मतलब कहने का क्या है कि ये जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बैक्टीरियल के जीनोम से डिस्टिंक्ट मतलब थोड़ा बाहर होते हैं एंड नॉट एसेंशियल फॉर द सेल ग्रोथ, और ये सेल ग्रोथ के लिए एसेंशियल नहीं होते हैं। दे कंसीडर ए सिंपलेस्ट क्लोनिंग वेक्टर, और जो हमारा प्लाज्मिड बैक्टीरिया होगा उसको हम सिंपलेस्ट क्लोनिंग वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसी का हम यूज करते हैं बहुत सारी जगह इसी का हम यूज करते हैं, ठीक है ना।
अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एक इसका मतलब डब्बा बनाना है, डब्बे में 2-4 जगह आपको क्या करना है, भर देना है। उसके बाद आपको बताना है सूटेबल मार्कर जिन बता देना है, यहाँ पे जिन द्वार बता देना है, यहाँ पर आप रेप्लीकेशन ऑफ द जिन बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दीजिए, एंट्री कर दीजिए, तो आपका कर जाएगी ऑरिजिन रेप्लीकेशन हो जाएगा। अब इसके भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिलैक्स प्लाज्मिड, एक होता है स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड। रिलैक्स प्लाज्मिड में होता है जो विच प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपीज ऑफ, मतलब कहने का क्या है कि जैसे एक सेल की जो मल्टीपल कॉपी मतलब 1000-2000 जैसे सेल की कॉपी बन गई उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो स्ट्रिंजेंट होता है प्रेजेंट इन लिमिटेड कॉपीज पर सेल, मतलब कहने का कि एक सेल में क्या लिमिटेड, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 1000, 12,000, 15,000 में प्रेजेंट हो, बस एक लिमिटेड नंबर जैसे 1, 2, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आता है प्लाज्मिड एज अ क्लोनिंग वेक्टर, मतलब प्लाज्मिड का हम कैसे एज अ क्लोनिंग वेक्टर के तरीके से काम करते हैं। जो हमारे प्लाज्मिड एंड फोरम मटेरियल होते हैं डीएनए, वो आपस में डाइजेस्ट करते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपने इसके रेसिया कोलाई ले लिया, इसमें क्या क्या मतलब प्लाज्मिड और फोरन को हमने क्या डीएनए को आपस में मिलाया, उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ तो फ्रेगमेंट होगा, फ्रेगमेंट फॉर्म होगा, तो उसको हम प्यूरिफाइड करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे। अब जो आपका फ्रेगमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया उसको स्टिकी कॉम्प्लेक्स हो जाए, मतलब स्टिकी कॉम्प्लेक्स होगा व्हिच मिक्स विद द डीएनए लाइगेज टू जॉइन देम। उसके अंदर हम क्या मिला देंगे, डीएनए लाइगेज मिला देंगे, जिसकी वजह से दोनों आपस में जुड़ जाए। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा, एक न्यूली प्लाज्मिड कंटेनिंग जीन बन जाएगा। अब इसको इंक्यूबेट कर लेंगे, फिर इसको बाद इंट्रोड्यूस कर देंगे इन द बैक्टीरियल सेल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये भी हमारा इस क्वेश्चन में अभी आएगा आगे, ठीक है ना। स्प्रेड बाय द अगार, मतलब कहने के अगार की प्लेट के ऊपर रख देंगे और हमारा उसको आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर है वो काम करता है, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। अब इसमें जो दूसरा आता है बैक्टीरियोफेज वेक्टर। तो बैक्टीरियोफेज वेक्टर क्या होते हैं, तो बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, मतलब कहने का कि ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज वेक्टर बोलेंगे। ये होता है ईस्टर ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है ना। एंड दे डिपेंड ऑन बैक्टीरिया फॉर दियर प्रोपागेशन, और ये अपने प्रोपागेशन के लिए बैक्टीरिया के ऊपर निर्भर होते हैं। और बैक्टीरियोफेज आर द न्यूक्लिक एसिड ड्रैप्ड इन द प्रोटीन कोट। क्योंकि वायरस है तो वायरस आप जानते हैं कि उसके जो कोट होती है, कैप्सूल होती है, वो किसकी बनी होती है, न्यूक्लिक एसिड की बनी होती है। और न्यूक्लिक एसिड से क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है। तो जो हमारा बैक्टीरियोफेज आर द न्यूक्लिक एसिड रैप्ड इन द प्रोटीन कोट, वो प्रोटीन कोट में हमारे क्या होते हैं, सिंपल सा रैप्ड होती है, मतलब वहाँ पे उसको चारों ओर रैप्ड किया गया होता है, मतलब उसको मोड़ के मतलब एक पैक की गई होती है। तो ईच हैव 168 या 160 टू 800 बेस पेयर ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब कहना क्या कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसका 800 से 168 पेयर इसमें पाया जाता है फॉर न्यू फेज सिंथेसिस, मतलब एक नई फेज के सिंथेसिस के लिए। अब इसका जो आपको क्या करना है, फिर से एक आपको मतलब क्लोनिंग बनानी है। क्लोनिंग में आपको दिखा देना है कि मल्टीपल क्लोनिंग साइज बैक्टीरिया सिलेक्टेबल मार्कर जिन, उसके बाद ओरिजिन ऑफ द एप्लीकेशन, उसके बाद आपको दिखा देना है कि एक टर्म लेफ्ट टर्म और उसके बाद राइट टर्म। तो लेफ्ट टर्म में जो मतलब मटेरियल था उसकी जो कैपेसिटी 0 के भी थी उसको हमने इसके रेशे के साथ में मतलब वेक्टर के माध्यम से उसको रिकॉम्बिनेंट किया। रिकॉम्बिनेंट के बनाकर राइट आर्म में जो बना वो आपका क्या हो जाएगा, उसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 43.3 kb। क्या होता है, क्लोनिंग ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है कॉस्मिड। तो कॉस्मिड आर कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। जो आपने बैक्टीरियल प्लाज्मिड वेक्टर देखा था और जो आपने अभी बैक्टीरियोफेज वेक्टर देखा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, कॉस्मिड कहलाता है। तो सिंपल चीज है, कॉस्मिड पीएचसी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 79, जिसका मतलब कैपेसिटी 40 kb लॉन्ग होती है। और जो कॉस्मिड PJB8 होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है 5.4 kb लॉन्ग होती है, ठीक है ना। अब आपको फिर सिंपल सा क्या करना है, एक और गोला बनाना है। गोले में क्या करना है, पॉलीलिंकर बना देना है, क्रॉस साइड बना देना है, इसके रुचि कोलाई मतलब इनपुट करा देना है और आपको कह देना है एम्पोट्रॉपिक लगा, ठीक है ना, AMP लगा देना है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है फ्रैगमेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो फ्रैगमेंट आर एन इंजीनियर्ड वेक्टर, मतलब कहना क्या कि ये हमारे जेनेटिक इंजीनियर के द्वारा बनाया गया एक वेक्टर है फ्रॉम दी फेज एंड प्लाज्मिड। फेज हमारे के जैसे बैक्टीरिया फेज थे जो क्या कर रहे थे, मतलब जो वायरस थे वो बैक्टीरिया को खत्म करने का काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इज कॉल्ड फेज या बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना। अब सिंपल सा आपको इसका फिर गोला बनाना है, उसमें आपको IG प्रोटीन दिखाना है, कोड प्रोटीन दिखाना है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिखाना है, सिंगल पेप्टाइड दिखाना है, रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ द प्लाज्मिड एंड सेलेक्टिव मार्कर भी आपको यहाँ पे दिखाने होगा। तो जितना अगर आपको IG प्रोटीन, सेलेक्टिव मार्कर ये तो याद होगा, रेप्लिकेशन भी याद रहेगा, सिंगल पेप्टाइड भी याद होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो सकता है भूल जाए, अगर नहीं बोलते तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पर PEMBL8 हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा 399BP7 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है शटल वेक्टर। तो शटल वेक्टर आर प्लाज्मिड दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोपागेटिंग एंड ट्रांसफेरिंग जीन इन द डिफरेंट होस्ट सिस्टम। देखिए डिफरेंट होस्ट सिस्टम का मतलब क्या, जैसे एस्केरिसिया का कोलाई का मान लीजिए कि हमारा उसको हमको जीन चाहिए, ठीक है ना, तो हमको दूसरे बैक्टीरिया में उसको हमको क्या करना है, मतलब रिकॉम्बिनेंट करवाना है। तो जो शटल वेक्टर होगा वो हेल्प करेंगे कि वहाँ पर वो प्रोपागेट हो सके, मतलब अपना रेप्लिकेशन कर सकें, जिसके वजह से उनकी जनसंख्या बढ़ सके, ठीक है ना। अब इसमें दो होता है, वन पैरियोकार्टिक एंड यूकैरियोटिक यीस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होता है, सिंपल सा शटल वेक्टर होते हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, एक गोला बनाना है, उसमें आपको यीस्ट ओरिजिन रेप्लिकेशन दिखाना है,
जीन फॉर ल्यूसिन बायोसिंथेसिस, यूज्ड कंट्रोलर सीक्वेंस हो जाएगा, मल्टीपल डोचिंग साइट हो जाएगा, सटल वेक्टर, इसको पूरा का पूरा बोलेंगे। यहाँ पर आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बैक्टीरियल ओरिजिन रेप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आपके जो 5 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन है तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट एंड नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द मेडिसिनल या मेडिसिन प्रोडक्शन। तो आपको क्या बनाना है, इसका सिंपल सा एप्लीकेशन के बारे में बताना है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द आइसोलेशन एंड क्लोनिंग ऑफ द डीएनए ऑफ द इंटेस्टाइन से, मतलब किसी कोई सब्जेक्ट हो गया फॉर वेरियस पर्पज लाइक द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन हो गया, ठीक है ना, या हार्मोन्स प्रोटीन हो गया, हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो गया, या डिफरेंट टाइप के जो एंटीकोगुलेंट फैक्टर होते हैं उनका प्रोडक्शन हो गया। तो इसका यूज करते हैं कहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज करते हैं इसके प्रोडक्शन के लिए। अब इसके हमको क्या करना है, जैसे स्टेप में कौन कौन से स्टेप आते हैं। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाता है स्टेप, तो स्टेप भी आप लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व किया हुआ। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा आइसोलेशन एंड क्लीवेज ऑफ द टारगेट जीन। पहले हम क्या करेंगे, जो टारगेट जीन होगा उसको ऑर्गेनम से आइसोलेट करेंगे, ठीक है ना, एंड उसके बाद उसका लाइगेशन करेंगे डीएनए लाइगेज के साथ में। उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उसकी हम सिलेक्शन करेंगे कि वो कैसा है कैसा नहीं है, उसकी नेचर देखेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे, कंफर्मेशन ऑफ द क्लोन जीन। उसके बाद जब हमको ये पता चल जाए कि वो हमारी क्लोन जीन सही है, देन उसको एक्सप्रेशन ऑफ द क्लोन जीन उसको एक्सप्रेट आउट करेंगे, देन उसको आइसोलेट कर लेंगे। अब इसका एप्लीकेशन जो हमारा पूछा गया, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। पहली बात आती है प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन, मतलब हार्मोन्स के प्रोडक्शन में मोस्ट ऑफ वैल्यूएबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग आर हार्मोन्स लाइक द ग्रोथ हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया, सोमेटोस्टेटिन हो गया, रिकॉम्बिनेंट फोलिक स्टिमुलेटिंग या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ठीक है। तो ये जब हमारे कर जाएंगे प्रोडक्शन ऑफ दी मतलब प्रोडक्शन ऑफ दी हार्मोन किस में होता है हमारा, सिंपल सा जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक क्या है एप्लीकेशन है। उसके बाद आता है आपका रिकॉम्बिनेंट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, मतलब जैसे आप जानते हैं कि एंटी कोगुलेंट आपको दे दिया गया, इंटो हीमोफिलिक मतलब बाहर से आपको क्या दे दिया गया, जैसे हीमोफिलिया के शिकार है तो आपको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर लगा दिया गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की आपके अंदर कमी है, तो हमने क्या किया, मतलब इसी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से आपके अंदर क्या किया, इस जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है उसको फिर से रिकॉम्बिनेट करके डाल दिया गया। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लग गया 8, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, प्लेटलेट फैक्टर हो गया। इन सब का यूज करके या इन सब का हम प्रोडक्शन करके किसी भी मानव या किसी भी जानवर हो या किसी को भी हम इसको मतलब इंजेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी खो चुकी है वो फिर से दोबारा मतलब रिकॉम्बिनेट या रिकॉन्स्टिट्यूट हो सके। उसके बाद रिकॉम्बिनेट वैक्सीन को बना, जैसे डिप्थीरिया वैक्सीन हो गई, मेनिंजाइटिस के वैक्सीन हो गई, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन हो गई, इन्फ्लुएंजा बी के वैक्सीन हो गए। इन सबके प्रोडक्शन में इनका यूज किया जाता है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ द इंटरफेरॉन, मतलब इंटरफेरॉन के प्रोडक्शन में लाइक क्या, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिंपल सा इंटरफेरॉन हो जाएंगे जिनका जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन किया जाता है। उसका प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे या लिम्फोकाइनिन हो गया, बोबिन क्रिप्सिन हो गया, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन हो गया, ह्यूमन थ्रोम्बिन हो गया, एंड प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर हो गया। तो ये हमारे क्या सिंपल से कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट एंड नॉट ऑन इम्यूनो स्टूडेंट ऑन इम्यूनो सप्रेसेंट, मतलब आपको इम्यूनो स्टूमुलेंट और इम्यूनो सप्रेसेंट के बारे में बताना हो। तो सबसे पहले बात करें तो इम्यूनो स्टिमुलेंट क्या होते हैं। इम्यूनो स्टिमुलेंट सिंपल सा एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, किसके, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्वेडिंग या अगेंस्ट द फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपल बोले जो ऐसे एजेंट या ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है अगेंस्ट द फॉरेन बैक्टीरिया फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनो स्टिमुलेंट, ठीक है ना, इम्यूनो स्टिमुलेशन। उसके बाद जो इम्यून स्टिमुलेंट होंगे वो सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होंगे दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम बाय द इंड्यूसिंग द एक्टिविटी, मतलब वो एक्टिविटी शो करेंगे, उसके बाद जो आपका इम्यून सिस्टम हो जाएगा उसको स्टिमुलेट कर देंगे। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून स्टिमुलेंट प्रोसेस लाइक जब वैक्सीन हो गया, आप देख रहे हैं कि जो आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई तो वैक्सीन ट्रिगर एंड इम्यून रिएक्शन टू इंट्रोड्यूस पार्ट ए पैथोजन इनटू द एनिमल बॉडी, मतलब कहने का कि जो वैक्सीन होगी वो इन एक्चुअल आपके पैथोजन की ही मेटाबोलाइट्स होती हैं, उसका यूज करते हैं हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बाय सप्लाइंग ऑन द एंटीजन डिराइव फ्रॉम स्पेसिफिक टाइप ऑफ द पैथोजन, जो कि हम एक स्पेसिफिक टाइप के पैथोजन से उसको आइसोलेट की गई थी। उसके बाद आता है आपका साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइन जो होता है आल्सो स्टिमुलेट द इम्यूनो रिस्पॉन्स, मतलब क्या कहता है हमारा जो इम्यूनो रिस्पॉन्स होता है उसको सिंपल सा ट्रिगर करता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है। साइटोकाइंस आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऑफ द इम्यून सिस्टम, मतलब जो हमारे साइटोकाइन होते हैं क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम के हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब सिग्नल को आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है एंजाइम्स, ठीक है ना, तो एंजाइम्स हुई चेंज टू एक्टिविटी ऑफ द मेडिएटर्स और एंजाइम प्रोड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द इनिशियल ट्रायल लाइक रिसेप्टर ईटीसी, ठीक है ना, हमारे क्या जाएंगे एंजाइम। तो एंजाइम सब्सटेंस सिंपल से समझिए, सब्सटेंस हुई चेंज द एक्टिविटी ऑफ द मेडिएटर, मतलब कहने का कि ऐसे सब्सटेंस जो कि मेडिएटर की एक्टिविटी को चेंज कर दे, और एंजाइम प्रोड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्रॉम इनिशियल ट्रायल
लाइक रिसेप्टर, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड होगा वह कैसे काम करेंगे, वो हमारे कैसे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। ये सिंपल जी, बैक्टीरियल डीएनए आल्सो स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो भी हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है ना। वायरल इम्यून स्टिमुलेट इन एनिमल, मतलब कहने के जो वायरल होता है इम्यून का वो स्टिमुलेट करता है एनिमल को, ठीक है ना। तो एनिमल को इम्यून सिस्टम को क्या करता है, वो सिंपल सा स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा दूसरा आता है हमारा इम्यून स्टिमुलेट, देख लिया। अब आता है हमारा क्या है, इम्यून सेपरेशन। तो सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि डाउन कर देना। तो इम्यून सेपरेशन इज द प्रोसेस इन विच द इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी गेट सेपरेट, दैट्स कॉल्ड इम्यून सेपरेशन। तो जो हमारा इम्यून सेपरेशन एक ऐसी स्टेट होती है या जिसमें हम टेम्परेरी या परमानेंट डिस्ट्रैक्शन कर देते हैं अपने इम्यून सिस्टम के साथ में। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरसेस इन्फेक्ट कर रहा है, हमको अटैक कर रहा है, तो जो उसका रिस्पॉन्स होगा हमारे इम्यून सिस्टम को उसको सप्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाएगा, जो क्या करा जाएगा, डैमेज ऑफ द इम्यून सिस्टम, मतलब आपका इम्यून सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा। ऐसी कंडीशन कब देखने को मिलती है, जब एबनॉर्मल साइटोटॉक्सिक, मतलब जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है सेल ग्रोथ की, लाइक कैंसर, मैलिग्नेंसी, ट्यूमर, इन सब में जो होता है हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा अमाउंट में सेल का रेप्लिकेशन करने लगती है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन होने लगता है ज़्यादा मतलब कहने का कि 1 से 2 से 4 मतलब अब नॉर्मल रेट से वो सेल का रेप्लिकेशन करने लगती है, जिसके वजह से जो कैंसरियस सेल होती है बनने लगती है और हमारी बॉडी एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो उस समय जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिससे कि जो सेल का प्रोडक्शन हो रहा है वो ना हो, ठीक है ना। इन इम्यून सप्रेशन, मतलब इम्यून सप्रेशन में डिक्रीड इम्यून रिस्पॉन्सिव टू ऑल दी फॉरेन एंटीजन, मतलब कहने का क्या है कि जो हमारे मतलब बॉडी के ऊपर, मैंने आपको पता है जैसे बैक्टीरिया वगैरह अटैक करेंगे तो आपके जो इम्यून सिस्टम होगा उसके प्रति रिस्पांस नहीं देगा। जब उसके प्रति रिस्पांस नहीं देगा तो इसमें आपका कुछ फायदा भी होगा कुछ घाटा भी होगा। फायदा क्या होगा कि आपको तकलीफ नहीं होगी, और घाटा आपका क्या होगा कि सिंपल सा, जब मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है या आप मान लीजिए किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, तो आपका इम्यून सिस्टम भी तो आपको बता रहा है कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है, उस वजह से आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिस्फंक्शन हो रहा है। अगर हमने इम्यून सिस्टम को ही डैमेज कर दिया तो हम कुछ भी खाएंगे कुछ भी पिएंगे हमको पता ही नहीं चलेगा। जब पता ही नहीं चलेगा तो हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी आती चली जाएगी। जब एबनॉर्मलिटी आती चली जाएगी तो हमारी बॉडी एक ऐसी कंडीशन आएगी कि बहुत ही जल्दी कोलैप्स कर जाएगी। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी डेथ इन पोजीशन चली जाएगी। अब इसमें जैसे आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जैसे डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये सब हमारे मार्केटेड प्रोडक्ट है जो कि मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के तरीके से यूज करते हैं। जो इनहेलर आता है, जो आप इनहेलर लेते हैं, मतलब जो अस्थमा वगैरह में यूज करते हैं, बैक्लोमेथासोन या ब्यूटेनोसाइड का जो यूज करते हैं, फ्लूकोर्टिसोन का यूज करते हैं, वो हमारा क्या है, एक स्टेरॉइड है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। अगर इसकी हायर डोज लेते हैं, वो हम इसकी डोज ज़्यादा ले लेंगे तो एज ए लिम्फोसाइटोटॉक्सिक, मतलब जो आपके लिम्फ नोड है उसको मान लीजिए एक जहर के तरीके से काम करेगी। लेकिन अगर आप उसकी स्मॉल डोज लेते हैं तो एज ए इम्यून सप्रेसर, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगी, एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी के तरीके से ये काम करेगी। उसके बाद ग्लूट्रेल, मतलब जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, सप्रेस कर देगी सेल मेडिएट इम्यूनिटी, मतलब जो सेल मेडिएटेड, जो टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसको ये कर देंगे, सिंपल सा सप्रेस कर देंगे। दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग द जीन दैट, मतलब कहने का क्या, कौन कौन से जीन को ये इनहिबिट करते हैं, साइटोकाइन्स को इनहिबिट करती है, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन सेकंड, इंटरल्यूकिन थर्ड, ऐसे करके ये 7 तक इनहिबिट करते हैं। उसके बाद TNF अल्फा, मतलब ट्यूबर नेक्रोसिस जो फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, उसको भी क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा था, जो इम्यून सिस्टम जो आपका हाइपर रिस्पॉन्सिव दे रहा था वो नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसका एक फायदा ये भी होता है कि जैसे आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ऑर्गन का, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी बॉडी के अंदर किसी दूसरे का ट्रांसप्लांट दिया गया हो, तो अगर मतलब बाद में चल के वो सही काम करेगा, लेकिन उस समय के लिए आपकी बॉडी किसी दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपको क्या देगा, वो सिंपल सा एज आ इम्यून रिस्पॉन्स देगा, जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर देगी, और जब रिजेक्ट करेगी तो फाइनली डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तुम्हारी दूसरी आता क्या, मतलब उसके बाद इसमें जो दूसरा आपका आता है साइटोस्टेटिक आता है। साइटोस्टेटिक का मतलब क्या था, साइटो का मतलब क्या था, सेल, स्टेटिक का मतलब करता है अरेस्ट या उसको रोक देना, मूवमेंट को रोक देना। तो दे इनहिबिट द सेल डिवीजन यूज्ड इन द स्मॉलर डोज या यूज इन द मैग्नेंसी। इसका मतलब समझिए कि ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं, इसका यूज हम स्मॉल डोज में करते हैं, और तीसरी बात इसकी जो मैलिग्नेंसी या कैंसर वगैरह होता है, ठीक है ना, उसमें इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जो साइटोस्टेटिक का मतलब क्या था, सेल डिवीजन को अरेस्ट करते हैं, इसका स्मॉलर डोज में यूज करते हैं, उसके साथ साथ क्या, इसका मैलिग्नेंसी के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके एंटी मेटाबोलाइट्स हो गए,
ये क्या करते हैं, इंटरफेरॉन की सिंथेसिस करते हैं, जिसके वजह से आपकी जो न्यूक्लिक एसिड होती है वो इनहिबिट हो जाती है। अब अदर एग्जांपल जैसे हो गया मेथोट्रिक्सेट हो गया, मरकैप्टोप्यूरिन हो गया, जिसको आपने ऑलरेडी एंटी कैंसर एजेंट में पढ़ा हुआ होगा। कैसे ये काम करता है ये भी आप जानते होंगे। कैसे काम करता है एंटी मेटाबोलाइट, जल्दी बताओ कैसे काम करता है। सिंपल सा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो रिडक्टेज एंजाइम होता है, जिसकी वजह से DHFR मतलब डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, उसके बाद प्यूरमिन पायरिमिडिन के सिंथेसिस होते हैं, जिसका न्यूक्लिक एसिड बनता है। जो हमारे मेथोट्रिक्सेट या हमारे जो एंटी मेटाबोलाइट होते हैं, जो अल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं, उसी को इनहिबिट कर देते हैं। तो सिंपल सा ये हमारे क्या कहते हैं, सेल डिवीजन को अरेस्ट कर लेते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन को नहीं बनने देती है, जिसकी वजह से आपका एक नया DNA का मॉलिक्यूल नहीं बन। देखिए इतना नहीं आपको पता है, फार्माकोलॉजी का आप एग्जाम देकर आए, बताओ ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। अरे पता है भाई, मुझे पता है, सबको पता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है क्या, साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी। मतलब क्या है, जो सेल के लिए टॉक्सिक हो। टॉक्सिक का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे लिए खतरनाक हो, उसको क्या बोलेंगे, टॉक्सिक बोलेंगे। उसी प्रकार से सेल के लिए खतरनाक चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक हो जाएगी, जिसमें आपका डेक्टिनोमाइसिन, बिलियोमाइसिन, ये हमारी क्या आती है, हमारी एंटीबायोटिक या एंटीबॉडीज होती है, ठीक है ना। तो डेक्टिनोमाइसिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इन द किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब जब हम किडनी के ट्रांसप्लांट करते हैं, मैंने अभी आपको जब बताया ना कि इम्यून रिस्पॉन्स के ऑर्गन, मतलब सिंपल सा जैसे MSc अभी अगर पढ़ेंगे मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, अभी आगे चल के इसका क्वेश्चन है तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बाई चांस अगर आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी होगी दूसरे के ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे। जब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे तो क्या जाएगा, वो हमारी बॉडी को मतलब कुछ समय के लिए जैसे होता है ना कि कुछ समय के बाद एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसी प्रकार से कुछ समय के लिए रोके रहेगा, ठीक है ना। अब आता हमारे क्या, एंटीबॉडी जाती है। एंटीबॉडी तो आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक होती है, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं, जिसमें पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होती है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। देखिए इसमें आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपसे इम्यून सप्रेशन पूछा हुआ है, जिसके अंदर आप एजेंट के बारे में बता रहे हैं। अब आता है ड्रग एक्टिंग ऑन दी इम्यूनोफिलियंस, ठीक है ना, जो इम्यूनोफिलियंस पे वर्क करते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन हो गया, ठीक है ना, टेक्रोलीमस हो गया, सिरोलीमस हो गया, ये हमारे क्या कहाँ पे काम करती है, इम्यूनोफिलियंस पे काम करती है। अदर में जैसे इंटरफेरॉन हो गया, ओपियाइड्स हो गया, कैल्शियम इनहिबिटर हो गया, ठीक। और जो कैल्शियम इनहिबिटर है, ऑलरेडी मैंने आपको जो साइटोटॉक्सिक एजेंट एंटी कैंसर एजेंट में था, वहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो बस आपको यहाँ पे एजेंट के बारे में बताना, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डीप में जाने का क्वेश्चन नहीं। अगर आपने 2.5-3 पेज लिख दिया तब भी आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद आता है राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दी MHC का फुल फॉर्म पहले लिखना है, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। देखिए ये पहले समझ लीजिए आपको मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता क्या है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए आपका बोन मैरो होता है, आपने उसका बोन मैरो की स्टडी की होगी, स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी हुए, वहाँ पे MHC होता है। MHC का मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्या करके आता है, आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसके अगेंस्ट, मतलब जैसे आपके फॉरेन बैक्टीरिया हो गया, फॉरेन पार्टिकल्स हो गया, फॉरेन सब्सटेंस हो गए, उसके अगेंस्ट में काम करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया या बाहर से किसी प्रकार ने बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये स्टिमुलेट होगा और आपका इम्यून रिस्पॉन्स देगा, ठीक है ना। अब इम्यून रिस्पॉन्स देने के बाद आपको एलर्जी भी दे सकता है, उसको मार भी सकता है, बहुत सारी डिफरेंट रिस्पॉन्स दे सकता है। उसी प्रकार से ठीक उसी प्रकार से जब आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, तो मान लीजिए किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ या हार्ट का या लंग्स का ट्रांसप्लांट हुआ, तो उस कंडीशन में किसी दूसरे का चीज़ हमारी बॉडी तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए तो फॉरेन मटेरियल होगी, क्योंकि जिससे हमारी बॉडी को रिलेट शुरुआत से करती आई है। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप एक घर में रहते आए हुए हैं, अगर आपको मैं एक बैग मतलब बोलूँ कि भाई आप ये घर खाली करो, आप जाके के दूसरे घर में, तो वहाँ पर आपको अटपटा लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करने के लिए लगेगा ना। उसी प्रकार से बॉडी के अंदर जब आपके किसी दूसरे का ऑर्गन डाला जाएगा या ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो उस कंडीशन में कुछ समय के लिए आपकी जो बॉडी होगी उसको मतलब ऐसा अनकंफर्टेबल फील करेगी कि नहीं करेगी। तो जब अनकंफर्टेबल फील करेगी तो आपका इम्यून सिस्टम जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो सो होगा, और जब इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो वहाँ पे तो उसको रिजेक्ट कर देगी, जिसकी वजह से आगे वो काम ही नहीं करेगी। अगर आपको घर अच्छा नहीं लगा तो आप उसको रिजेक्ट करके फिर से अपने पुराने घर में चले आए। अगर आपको अच्छा लग गया, कुछ समय आपने देखा कि सही है कि नहीं सही है, किसी तरीके से हमने आपको मतलब समझा के रखा, तो क्या करेंगे, आपको समय के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक। तो यही होता है क्या, MHC होता है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप ऑफ द जीन होते हैं, डैट कोड ऑफ द प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, और कौन से सरफेस सेल पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड की सरफेस पे पाया जाता है। हैव द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज द फॉरेन सब्सटेंस, मतलब जो हमारे फॉरेन सब्सटेंस होते हैं उसको रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने के लिए इसका काम होता है, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर आपसे सिंपल पूछा है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिंपल से स्ट्रक्चर नहीं, तो ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, देयर कैटेगरीज इन द 2 टाइप। क्लास फर्स्ट होता है, ठीक है, क्लास फर्स्ट में सिंपल सा आप क्या कीजिए, ये क्लेफ्ट बनाइए, आपने क्लेफ्ट बना लिया, उसके बाद अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और हमारा बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन होता है। इसी प्रकार से जो आपका क्लास सेकंड होता है यानी बीटा 2 ग्लोबिन नहीं होता है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 2 बीटा मतलब बीटा 1 बीटा 2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मतलब पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट, मतलब जो भी आपके फॉरेन मटेरियल होंगे वहाँ यहीं से जाकर के बाइंड करेंगे, उसके बाद क्या करेगा, इसको ये रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक। तो ये हमारे क्या होता है,
सिंपल सा बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन्स होता है, इसको बोलेंगे क्या, क्लास फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नीचे ट्रांसमेम्ब्रेन होता है और साइटोप्लाज्मिक लेफ्ट होता है। अब देख कंटेंट ये क्या कंटेंट करते हैं, एक हैवी चेन होती है जो कि 346 अमीनो एसिड के बनी होती है। देखिए जो यहाँ पर मैंने आपको काले कलर से बना के दिखाया हुआ है वो आपकी क्या है, हैवी चेन है, ठीक है ना। इसके अंदर 346 अमीनो एसिड होती है। वही जो लाइट चेन है, मतलब जो आपकी ये लाइट मतलब अल्फा बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन की जो लाइट चेन है उसके अंदर आपको 99 अमीनो एसिड की चेन देखने को मिलेगी। उसके बाद जो सेकंड क्लास की होती है, सिंपल सा आप देख सकते हैं कि लाइट चेन हैवी चेन के यहाँ पे दोनों के कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। बस यहाँ में क्या, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, यहाँ पे किसी भी प्रकार के बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन की उपस्थिति नहीं है, बाकी का सब कुछ यहाँ पे सेम है, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर आपने दे दिया, आपका आराम से एक पेज यहाँ पे चला गया, एमएससी की डेफिनेशन आधा पेज यहाँ पे 1.5 पेज हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से इसके फंक्शन के बारे में बताना है, मतलब जो MHC का फंक्शन है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट ले लीजिए। व्हेन ए डैमेज ऑर्गन, मतलब कहने क्या कि जब आपका जो कोई भी डैमेज ऑर्गन है उसको रिप्लेस किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है आपकी बॉडी के अंदर से, तो वीक परफॉर्मिंग ऑर्गन ऑफ द डिफरेंट पर्सन इम्यून सिस्टम आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, मतलब कहने का क्या है कि जो आपका इम्यून सिस्टम होगा या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या तो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो जब हमारा मेजर हिस्टोकम्प्लेटिव कॉम्प्लेक्स एंटीजन होता है वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनो रिस्पॉन्स शो करेगा। अब जब इम्यूनो रिस्पॉन्स शो करेगा तो सिंपल सा तो आपकी डेथ होगी या तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उसका साथ रेगुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, मतलब आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। प्ले ए वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द बोथ सेल्यूलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब कहने का क्या, जो सेल्यूलर मतलब सेल के द्वारा और ह्यूमरल मतलब जो आपकी बॉडी की ह्यूमरल जैसे इस्नोफिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, ये इम्यूनिटी को मेंटेन करती है। टी सेल फंक्शन मेडिएटेड बाय द एमएचसी, मतलब टी सेल क्या, जैसे टी सेल क्या, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई आपके अंदर बैक्टीरिया आ गया, उस बैक्टीरिया के प्रोटीन होते हैं, उस प्रोटीन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है, वो हमारे टी सेल के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी टी सेल का काम क्या हो जाएगा, मेडिएट करेगा कौन, MHC बनेगा, ठीक है ना। एंड MHC एसोसिएटेड डिजीज लाइक द डिजीज दैट हैव फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद MHC इंक्लूड द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, इन्फ्लेमेटरी हो गया, यहाँ पे अर्थराइटिस भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, गाउट वगैरह भी डाल सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट ए नोट ऑन स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन, मतलब वैक्सीन को आप कैसे स्टोर करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करेंगे, इसके बारे में आपको एक नोट लिखना है। तो देखिए अगर आपसे किसी भी चीज़ का स्टोरेज पूछा जाए, स्टेबिलिटी पूछा जाए, चाहे वो आपके वैक्सीन हो या कोई भी अदर प्रोडक्ट जैसे प्लाज्मा बॉल एक्सपेंडर वगैरह हो, तो आपको बस एक छोटा सा दिमाग लगाना है कि आपको मेन 5 प्रोडक्ट के नाम याद करने हैं, मतलब 5 वैक्सीन के नाम याद करने हैं, 5 ब्लड प्रोडक्ट के नाम याद करने हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको इन दैट कंडीशन भूल गया तो आपको क्या करना है कि सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे डिप्थीरिया वैक्सीन, तो डिप्थीरिया वैक्सीन को हम स्टोर करेंगे कितनी डिग्री, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये हो गया आपके क्या स्टोरेज, ठीक। उसके बाद स्टेबिलिटी अपॉन, अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो डिग्रेडेट हो जाएगा, तो दैट्स कॉल्ड स्टेबिलिटी, तो इसके वैक्सीन की स्टेबिलिटी हो जाएगी। बस आपको इतना ही चीज़ याद रखना है, उसके बाद आप इसको आराम से लिख ले जाएंगे कि नहीं लिख जाएंगे, कैसे लिखना है आगे देखिए। उसके बाद जब इसको देख लेंगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले आपको वैक्सीन की डेफिनेशन लिखनी है। वैक्सीन क्या होता है, ए सब्सटेंस यूज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को बनाने के लिए प्रोडक्ट करता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी, आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता हो, एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेन, और आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता हो अगेन वन और सेवरल डिजीज, मतलब जो आपको डिजीज होती है, पैथोजेंस वगैरह होते हैं, उनके प्रति आपको इम्यून रिस्पॉन्स देता हो या आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता हो, जिसकी वजह से वो मर जाए, मतलब जो आपके अंदर पैथोजेंस आ रहे, जो आपके अंदर बैक्टीरिया आ रहे, जो आपके फॉरेन सब्सटेंस आ रहे, उसको वो किल कर सकें। किल करने का मतलब क्या है कि उसकी जो एक्टिविटी है आपके बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी को अल्टर करने की, उसको वो खत्म कर सके। अब जब उसको खत्म कर देंगे तो आपके अंदर कोई भी डिजीज नहीं रहेगी, आप फ्री फ्रॉम द डिजीज हो जाएंगे। ये होती है क्या, वैक्सीन, ठीक है ना। एंड प्रिपेयर फ्रॉम द कॉजेटिव एजेंट, और जैसे मैंने आपको एंटीबायोटिक बताया था ना कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं, दे आर द केमोथेरापेटिक एजेंट व्हिच इन एक्चुअली आर द मेटाबोलाइट्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, मतलब कहने क्या कि जो बैक्टीरिया के ही मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका एज एंटीबायोटिक के तरीके से यूज होता है, मतलब उनको मारने का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से जो वैक्सीन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रिपेयर फ्रॉम द कॉजेटिव एजेंट, मतलब जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहा है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे सिफोलिस्फोरिन है, तो उसका जो बैक्टीरिया है उसी से हमको क्या, एक सिफोटैक्सिन की हम एंटीबायोटिक बना रहे हैं, उसी को वो किल कर रहा है, ठीक है ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो अलग बात है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। अब इसको आपको स्टोरेज कंडीशन स्टेबिलिटी लिखनी है। तो सबसे पहले वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एंड हैंडल प्रॉपर्ली फ्रॉम टाइम, मतलब कहना क्या है कि जब आप उसको स्टोर करके रखें तो उसको अच्छे तरीके से स्टोर और हैंडल करते रखना, और कब तक रखना है, जब तक आप उसको किसी भी पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेट न कर दे। एक बार आपने पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर दिया भाई, उसके बाद तो आपके हाथ है मैं नहीं,
मतलब कहने का क्या है कि मान लीजिए मैंने कोई इंजेक्शन के द्वारा आपको मैंने कोई भी वैक्सीन दे दी, तो अब तो मेरे हाथ में नहीं है ना, वो तो आपके हाथ में चला गया। अब आपको उसको मेंटेन करना है, आपकी बॉडी मेंटेन करेगी, वो आपका हेडेक नहीं है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, वैक्सीन को स्टेबल करना है, उसकी स्टोरेज कंडीशन को बनाए रखना है। तो वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एंड हैंडल प्रॉपरली फ्रॉम द टाइम दे आर मैन्युफैक्चर्ड अंटिल द एडमिनिस्ट्रेट द पेशेंट। मतलब जब तक उसको पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट ना कर दे तब तक उसकी जो हैंडलिंग है, जो उसकी स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन है, उसको सब कुछ बना करते हुए रखना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, एक्सपोजर ऑफ द वैक्सीन टू टेम्परेचर बियॉन्ड, मतलब मान लीजिए कि हमको 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वैक्सीन को रखनी है, वैसे रखी नहीं, जैसे 2 से 8 पे रखी जाती है। तो मान लीजिए अगर आपने 2 से 8 पे रखनी है, उसके बाद आपको क्या क्या आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया, तो क्या हो जाएगा, जो आपकी उसकी पोटेंसी होगी, जो उसकी प्रोटेक्शन होगी, वो खत्म हो जाएगी। मतलब कहने के जो उसकी एफिकेसी होगी, थेरापेटिक एफिकेसी होगी, सारी की सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। तो वैक्सीन किस नाम की, जब आपकी मतलब बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन कर ही ना सकेगी, तो उसका मतलब वैक्सीन किस नाम की, वो तो हमारी सिंपल सा एक पानी हो जाएगी ना। उसके अंदर और भी हमारे खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब ग्रोथ कर सकते हैं, जिसका जैसे अगर आपको लगा दिया जाए तो उसको जैसे आपको डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ द डिजीज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आराम से ध्यान से वैक्सीन को अगर स्टोर करना है तो बहुत अच्छे तरीके से स्टोर करके रखना होगा, ठीक है ना। आप पहला लिखिए, मोस्ट वैक्सीन रिक्वायर्स स्टोरेज एट द लो टेम्परेचर बिटवीन द 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कहना क्या कि बहुत सारी ऐसी मतलब सबसे ज़्यादा वैक्सीन, मतलब मोस्ट वैक्सीन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जो होती है उसको हम स्टोर करते हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर एक्सपोजर टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, मतलब अगर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका जो टेम्परेचर वो फ्लक्चुएट किया, तो क्या कर देगा, डिग्रेडेट दी वैक्सीन, मतलब जो आपकी वैक्सीन होगी वो डिग्रेडेट हो जाएगी। उसके बाद दी फ्रेजाइल वैक्सीन, जो आपकी फ्रेजाइल वैक्सीन होती है शुड नॉट बी फ्रोजन और एक्सपोर्ट टू द फ्री टेम्परेचर, मतलब जो आपकी फ्रेजाइल वैक्सीन होती है उसको आप फ्रीजिंग नहीं कर सकते हैं, उसको फ्रोजन नहीं करना, मतलब आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इन कंडीशन उसको लो टेम्परेचर पर रखा तो हमारी जो वैक्सीन होगी वो डिग्रेड हो जाएगी। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि 4-5 वैक्सीन का नाम याद रखिए, उसके हम क्या करिए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल बना दीजिए। अगर मतलब फ्रिजाइल वैक्सीन है तो उसको आप मतलब थोड़ा हाई टेम्परेचर पे कर दीजिए, अगर लो टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे तो डिग्रेडेट हो जाएगा। देखिए ये सब टॉपिक है, आपको समझते हुए चलना है, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, आपको एग्जाम में लिखने में सहायता करेंगे। उसका जो डिप्थीरिया वैक्सीन होती है, ठीक है ना, टेटनस की वैक्सीन हो गई, ये मस्ट बी स्टोर्ड इन द ओरिजिनल पैकेजिंग, मतलब कहना क्या कि उसको ओरिजिनल पैकेजिंग में ही पैकेज करके रखना होता है, ठीक है ना। डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन, मतलब उसके साथ में उसको डाइल्यूएंट दिया जाता है कि उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके डायरेक्ट इंटेक करा सके। मस्ट बी स्टोर्ड अलॉन्ग विद द कोरिस्पॉन्डिंग वैक्सीन इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेटर में ही रखना है। अगर उसमें टेम्परेचर में कुछ भी प्रकार का फ्लक्चुएशन होता है तो हमारी जो वैक्सीन होगी, जो कोई भी हमारा वैक्सीन होगा या कोई भी हमारी टेटनस वैक्सीन, डिप्थीरिया वैक्सीन, टेटनस वैक्सीन कोई भी होगी, वो डिग्रेडेट कर जाएगी। डिग्रेडेट करने के बाद उसकी जो एफिकेसी होगी, थेरापेटिक इफेक्ट होगा, वो खत्म हो जाए। उसके बाद दूसरी आपकी क्या है, बीसीजी वैक्सीन, ठीक है ना। बहुत लोग जानते होंगे बीसीजी में जो पोलियो वगैरह की वैक्सीन लगती है उसको बीसीजी वैक्सीन बोलते हैं। आर सेंसिटिव टू द लाइट एंड द हीट, मतलब वो लाइट और हीट को सेंसिटिव करता है। अगर उसको लाइट एक्सपोज कर दे तो वो डिग्रेडेट हो जाएगा। तो हैंड दे शुड बी स्टोर्ड इन अ ब्राउन बॉटल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट, इसलिए उसको हम ब्राउन बॉटल या अंबर कलर की बॉटल में उसको स्टोर करके रखते हैं कि उससे जो सनलाइट हो उससे प्रोटेक्शन उसको दी जा सके। उसके बाद इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आर स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर एट अ टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कहने की जो आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है जो कि आपके बॉडी के अंदर जाएगी तब वो एक्टिवेट होगी, देन एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन करेगी। उसको हम स्टोर करके कहते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एग्जाम्पल जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, रोटा वायरस हो गया, टाइफाइड वायरस, बैक्टीरिया हो गया, इन सबकी जो वैक्सीन आती है वो एज अ एंटी एक्टिवेटेड होती है, इनएक्टिवेटेड होती है, जिसका स्टोर हम कहाँ पे करते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में करते हैं। उसका नेक्स्ट आती है क्या, वेरिसिल कंटेनिंग वैक्सीन, इसका स्टोर करते हैं -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना। तो आपको स्टोरेज देख लिया, कंडीशन देख लिया, अगर आप उस कंडीशन में फ्लक्चुएशन करते हैं तो क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली। उसके बाद आता है राइट इन ब्रीफ अबाउट द साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक एंड मेंशन इट्स एप्लीकेशन, मतलब इसके एप्लीकेशन के बताना है। तो पहले सबसे पहले आपको बताना है कि ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है। तो सिंपल सा, द एनालिसिस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ब्लॉटिंग टेक्निक, मतलब कहना क्या कि जब मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन में आपको किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन की एनालिसिस करनी हो या उसको निकालना हो, आइसोलेट करना हो या उसके बारे में आपको पता करना हो कि है या नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, ब्लॉटिंग टेक्निक बोलेंगे। उसी प्रकार से साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है, इज अ लेबोरेटरी प्रोसीजर, एक प्रकार का लेबोरेटरी प्रोसीजर होता है टू एनालाइज द डीएनए मॉलिक्यूल फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज,
पर्पज, मतलब डीएनए भी क्या आपका प्रोटीन ही तो है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल को एनालाइज करेंगे किसके, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, ठीक। अब डायग्नोस्टिक पर्पज में जैसे क्रिमिनल वगैरह आ गए, या आपको जैसे माता पिता का देखना होता है कि इनके माता पिता हैं या नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या साउदर्न वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इट इज ए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, मतलब क्या ना कि ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, वह डीएनए ऑफ स्पेसिफिक साइज, मतलब क्या हम डीएनए लेते हैं एक स्पेसिफिक साइज का, आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब सिंपल बोले कि मिक्सचर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल ए स्पेसिफिक डीएनए फाइंड आउट और एनालाइज, दैट्स कॉल्ड हमारा साउदर्न बायोटेक्नोलॉजी या साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक भी इसको बोलेंगे। अब देखिए इसमें मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। पहला जो होगा रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम हमको चाहिए होगा, जिससे कि उसके एंजाइम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया सके। पीसीआर चाहिए होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन चाहिए होगी, ठीक है, मशीन चाहिए होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा, एचसीएल चाहिए होगा, बोविन सीरम एल्बुमिन चाहिए होगा। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, सिंपल सा देखिए। सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, आप क्या करेंगे, डीएनए की जो सैंपलिंग आप लेंगे उसको डाइजेस्ट कर देंगे, किसके सहायता से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब आपने रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम लिया था उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, जो आपने डीएनए सैंपल लिया था उसको डाइजेस्ट कर देंगे। अब जब डाइजेस्ट करेंगे तो उसमें क्या बनेगा, आपका फ्रेगमेंट बनेगा। अब फ्रेगमेंट आपके मतलब छोटे मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल दोनों टाइप के बनेंगे। आप उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट को अलग कर देंगे, और जो आपका लिक्विड मटेरियल होगा उसको आप अलग कर देंगे। और जब आपको डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाएगा उसको फिल्टर आउट करेंगे। फिल्टर आउट करने के बाद उसको क्या करेंगे, एग्रो जेल की सहायता से इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा देंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद क्या होगा, जो उसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे, जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो रुक जाएंगे। अब स्मॉल मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, मतलब मूवमेंट करने लगेंगे। जो आपके बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उसका साइज ज़्यादा होने के कारण, वेट ज़्यादा होने के कारण वो उतने तेजी से मूवमेंट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले को क्या कर देंगे, जिससे कि आप आसानी से एनालाइज कर सके, उसको आइसोलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट ऑनटू द नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। उसका जो आपको मतलब डीएनए फ्रेगमेंट मिलेगा उसको आप नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिक्स्ड ऑफ द डीएनए रीअरेंजमेंट टू नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। कहने का मतलब क्या है, जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट है उसको आपने क्या किया, उस पर फिक्स्ड कर दिया, मतलब ट्रांसफर करके फिक्स्ड कर दिया। फिक्स्ड करने के बाद क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे ऑफ द फ्रेगमेंट विद द रेडियो लेवल डीएनए प्रोब। मतलब कहने का जो रेडियो होगा, रेडियो लेवल होगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा, जो डीएनए होगा उसके साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद उसकी वॉइसिंग करेंगे नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के। उसमें जो भी एक्सेस अमाउंट में प्रोब हो, मतलब जो रेडियो लेवल डीएनए प्रोब हो, अगर ज़्यादा अमाउंट में हो गया या अनबाउंड है उसको हम धुल देंगे, वॉश कर देंगे। उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफ में देखेंगे और ऑडियो रेडियोग्राम के माध्यम से उसकी हम एनालिसिस कर देंगे। यही क्या होती है, हमारी साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी होती है। अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या है ये देखिए। मैंने आपको शुरू में बताया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, मतलब जो सीआईडी वगैरह अगर आपने देखा हो तो डीएनए फिंगरप्रिंटर आपने डॉक्टर सालुंको को देखा होगा कि कैसे अपनी फॉरेंसिक लैब में वो कैसे चुटकियों में मरीजों के फिंगरप्रिंटिंग लेके उनकी सिंपल सा सब कुछ बता देते थे, ठीक है ना। एंड विक्टिम क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, मतलब कहना क्या क्या है, जो विक्टिम होते थे या क्रिमिनल होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द डिजायर्ड जीन ऑफ द इंटेंट, मतलब जिस हमें जरूरत होती है, जिस भी डिजायर्ड जीन की आवश्यकता होगी, जिस भी डीएनए मॉलिक्यूल की आवश्यकता होगी उसको हम आइसोलेट कर लेंगे, उसको प्लस आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। एंड गिव रीअरेंजमेंट एंड म्यूटेशन इन द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए कैन बी आइडेंटिफाइड। अगर उस डीएनए में किसी भी प्रकार का म्यूटेशन कराया गया हो या रीअरेंजमेंट कराया गया हो तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। एंड डिटेक्शन ऑफ द कैंसर, मतलब कैंसर को भी डिटेक्ट करेंगे। डिजीज कॉल्ड बाय द जेनेटिक डिफेक्ट सच एज सिकल सेल एनीमिया हो गया, उसको भी हम इसी मतलब साउदर्न टेक्नोलॉजी, मतलब साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा ही इसका हम डिटेक्शन करेंगे। उसका आता है राइट इन ब्रीफ अबाउट द ट्रांसडक्शन, एक्सप्लेन दिस टाइप, मतलब आपको ट्रांसडक्शन को एक्सप्लेन आउट करना है और इसके टाइप्स को भी बताना है। तो ट्रांसडक्शन क्या होता है इसके बारे में पहले आपको बताना पड़ेगा। तो ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच डीएनए इज ट्रांसफर फ्रॉम द डोनर टू रेसिपिएंट थ्रू द बैक्टीरिया। मतलब कहना क्या क्या, एक यहाँ पे भिखारी होगा, एक राजा होगा। तो राजा होगा उसके पास क्या होगा, सिंपल सा कुछ देने के लिए होगा, जो भिखारी होगा वो उसके पास कुछ लेने के लिए होगा, उसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन बोलेंगे। तो ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस इन जो डीएनए इज ट्रांसफर फ्रॉम द डोनर, मतलब डोनर के पास डीएनए होगा और जो भिखारी होगा उसके पास क्या हो जाएगा, वो उसको लेगा। तो रिसिपिएंट थ्रू द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, जल्दी बता, अभी मैंने आपको जस्ट बताया बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हो। तो बैक्टीरियोफेज इज द वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया टू मेक मोर वायरस, की वो और ज्यादा वायरस बना सके। अब इसका दो टाइप होते हैं, एक जनरलाइज होते हैं, एक स्पेशलाइज होते हैं। देखिए ब्रीफली करना है इसलिए इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। एक होता है जेनराइट, एक होता है स्पेस। उसके बाद जो आपका पहला मेथड होगा, मतलब जो जेनराइट ट्रांसडक्शन होगा, उसमें क्या होगा, इन दिस दी फेज, फेज मतलब बैक्टीरिया फेज इन्वेड द बैक्टीरियम इन हुइच, मतलब कहने का उस जो इन्वेड होगा, मतलब कहने का मतलब हम सीधा मतलब यहाँ पे समझिए, ये समझ लीजिए कि ये क्या है, आपका बैक्टीरियम है और इसमें क्या होगा कि जो हमारा मतलब ये मान लीजिए वायरस होगा, ये वायरस इनके साथ में अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इन दिस दी फेज मतलब जो बैक्टीरिया फेज है इन्वेड द बैक्टीरियम, मतलब बैक्टीरियम के अंदर चला जाएगा, इन विच इन अंडरगो रेप्लिकेशन, जहाँ पर दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे,
जाएंगे, उसके बाद ये रेप्लिकेशन के लिए चले जाएंगे। सिंपल से समझ में आया कि नहीं। जेनराइज ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि जो हमारे बैक्टीरिया फेज होते हैं वो इन्वेड कर जाते हैं बैक्टीरियम में, मतलब बैक्टीरियम के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद अपना जो रेप्लिकेशन करते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरियम को, डिलीट कर देते हैं न्यू फेज को। देखिए कैसे करते हैं। ये वाले आपका बैक्टीरियम है, ये आपका बैक्टीरिया फेज है, ये आपका सेल है, ठीक है ना। अब ये क्या किया कि सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ दी बैक्टीरिया फेज टू द सेल, मतलब जो आपका बैक्टीरिया फेज है वो सबसे पहले जो आपकी सेल थी वहाँ पर अटैच कर दिया। अब क्योंकि आप जानते हैं कि जो वायरस होता है कैसे पेनिट्रेशन करता है, पहले अटैचमेंट करता है, फिर पेनिट्रेशन करता है, फिर एनकोटिंग करता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अपनी रेप्लिकेशन करते हुए चला जाता है। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया फेज था उसने क्या किया कि सेल पर जाकर के अटैचमेंट कर लिया, ठीक। उसके बाद क्या करेगा, अब ये पेनिट्रेशन करेगा। तो सिंपली जहाँ इसका जो मतलब मॉलिक्यूल्स है, जो आपकी जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या करेगा इसके अंदर मतलब पेनिट्रेशन कर जाएंगे। और जब पेनिट्रेशन कर जाएंगे तो सिंपल से पेनिट्रेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इनटू द क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम के अंदर ये क्या कर जाएंगे, सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। आप फर्दर क्या करेंगे, जो आपके जेनेटिक मटेरियल हुआ इस बैक्टीरियम के साथ में रिएक्शन करेंगे और इसको तोड़ देंगे, खंड खंड में तोड़ देंगे, उस खुद अपना अंदर इंटर कर ले जाएंगे। जब ये अपना अंतर कर ले जाएंगे तो सिंपल आप देख सकते हैं कि फिर से अपना एक बैक्टीरिया फेज बना लेंगे। उसके अंदर एक और फिर हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल सा वहाँ पर मतलब एक जीनोम बन जाएगा। जीनोम का मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो असेंबली बन जाएगी किसके, बैक्टीरिया फेज की, जिसको सेलिसिस होने लगेगी। उसके बाद ये पेनिट्रेशन करके बाहर निकल जाएंगे और एक नए प्रकार का बैक्टीरिया फेज का निर्माण कर लेंगे और यही क्या कहलाया जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाया जाएगा, ठीक है ना, जिसको क्या बोलेंगे, जेनेराइज ट्रांसजेक्शन। तो सिंपली शुरुआत से एक बार फिर से क्या करें, क्या क्या होता है इसमें, जो हमारा बैक्टीरिया फेज होता है वो क्या करता है, बैक्टीरियम के जो सर्फेस होता है वहाँ पर जाकर के अटैच हो जाता है। उसके बाद उसका पेनिट्रेशन करता है, पेनिट्रेशन करने के बाद जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारे बैक्टीरियम के साथ में रिएक्शन करके और बैक्टीरियम के जो क्रोमोसोम होते हैं उनको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद अपना एक नया असेंबली बना लेता है। असेंबली बनाने के बाद खुद अपना पेनिट्रेशन के माध्यम से बाहर निकल जाता है और हमको एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके दे देता है। उसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड ट्रांजेक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांजेक्शन में क्या होता है, दिस द फेज इनवेड अ बैक्टीरिया व्हेयर इट इनक्लोज अ रिप्रेसर प्रोटीन व्हिच इनहिबिट ऑन रेप्लिकेशन। सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि इसमें इनहिबिशन होता है। कैसे होता है ये समझिए। अटैचमेंट कराया, पेनिट्रेशन कराया, अंदर गया, एक नया हमारा क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ द फेज इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए। सिंपल, तो जो भी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना वो आपका यहाँ पे बना। उसके बाद क्या हो जाएगा, डी इंटीग्रेशन ऑफ द फेज डीएनए पिक्स अप द प्लेस ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब कहना क्या है कि जो आपका डी इंटीग्रेशन फेज है वो क्रोमोसोम की जगह ले लेगा। जब क्रोमोसोम की जगह ले लेगा तो बैक्टीरिया फेज की असेंबली बनने लगेगी। उसके बाद फिर पेनिट्रेशन करके बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से आपका एक और रिकॉम्बिनेंट डीएनए और बन जाएगा और साथ में आपका जो बैक्टीरिया फेज था वो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या था, हमारा ट्रांसडक्शन था जिसको हमने डिटेल आउट में यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्कस दी एलिजा टेक्निक, मतलब आपको एलिजा टेक्निक के बारे में डिस्कस करना। देखिए आपसे तीनों टेक्निक में से एक टेक्निक जरूर पूछेगा, चाहे एलिजा पूछ ले, चाहे वेस्टर्न पूछ ले, चाहे साउदर्न पूछ ले। तीनों की दोनों टेक्नोलॉजी का वीडियो भी अपलोड है और तीनों की तीनों टेक्नोलॉजी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, एलिजा के बारे में। तो सबसे पहले एलिजा का फुल फॉर्म लिखेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, मतलब ई फॉर एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, आई फॉर इम्यूनो, एस फॉर जॉर्बेंट, ए फॉर एस्से, ठीक है ना। इज द बायोकेमिकल टूल, एक प्रकार का बायोकेमिकल टूल होता है। व्हिच डिटरमाइन द स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन, जो क्या करता है, जो स्पेसिफिक प्रकार के प्रोटीन को मतलब स्पेसिफिक टाइम को डिटरमाइन करता है फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने टाइफाइड टेस्ट करा तो वहाँ पर आपने एलिजा टेस्टिंग के बारे में सुना होगा। सेम उसी प्रकार से एलिजा टेस्टिंग की जाती है टाइफाइड के केसेस में, ठीक है ना। दिस टेक्निक यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी और एंटीजन इन द गिवन सैंपल, मतलब जो आपके प्लाज्मा में कि कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन डिटेक्शन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब इसमें तीन मेथड होते हैं, सैंडविच मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है एंड कॉम्पिटिटिव मेथड होता है। अब इन तीनों मेथड को हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपके नंबर यहाँ पे अच्छे उठे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सैंडविच एलिजा एस्से मेथड के बारे में बात करते हैं। तो ये परफॉर्म कहाँ पे करता है, 96 वेल पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन क्या होते हैं, जो कि एंजाइम इमोलाइजेशन में जो आपके सॉलिड मैट्रिक्स यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल है पॉलीस्टीरीन, ठीक है ना। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, जो आपकी पॉलीस्टीरीन होगी मतलब माइक्रोवेल प्लेट होगी, इसको कोट कर देंगे किसके साथ में, प्यूरिफाइड एंटीबॉडी के साथ, जिससे कि क्या होगा कि बाहर के जो भी एंटीजेंस वगैरह हैं वो जाकर के इस पर रिएक्शन ना कर सके टू द एंटीजन, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी इस पे एंटीजन होगा उसको वॉश आउट कर देंगे, जो भी एक्सेस अमाउंट में होगा। ए बायोलॉजिकल सैंपल व्हिच कंटेन एंटीजन एडेड टू द माइक्रोवेल प्लेट, जैसे हमने मतलब टाइप वॉश कर दिया। अब क्या करेंगे, जो आपका बायोलॉजिकल सैंपल था उसका प्लाज्मा लेंगे, प्लाज्मा लेने के बाद क्या करेंगे, उस जो एंटीजन माइक्रोवेल प्लेट थी वहां पर हम उसको ऐड कर देंगे। अब क्या कर देंगे, जो आपका एंटीजन था उसको हम वॉश आउट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी एडेड टू द मेका सैंडविच, और उसमें क्या करेंगे, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी
उसमें ऐड करेंगे जिससे कि दोनों आपस में सैंडविच फॉर्म कर जाए। उसके बाद क्या करेंगे, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड है। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करेंगे जिसको आप प्राइमरी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। एंड कन्वर्ट टू कलर प्रोडक्ट, वो क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा कलर प्रोडक्ट में। एंड कलर प्रोडक्ट आर डिटेक्टेड बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मतलब फोटोमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा कलर प्रोडक्ट है उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के माध्यम से उसको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका इसमें नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एलिजा एसे। इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा इंक्यूबेशन करते हैं ऑफ द अनलेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी इन द बायोलॉजिकल सैंपल। उसके बाद माइक्रोवेल प्लेट को लेते हैं, उसको कोट करते हैं किसके साथ, एंटीजन के साथ में। उसके बाद उसमें क्या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दोनों ऐड कर देते हैं, उसको फिर उसको वॉश कर देते हैं। देन हम क्या करेंगे, एंटीजन इज मोर इन बायोलॉजिकल सैंपल, मतलब कहने का क्या है, जो आपका एंटीजन होगा अगर ज़्यादा है बायोलॉजिकल सैंपल में तो उसको हम फ्री एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वहाँ पे तो उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसमें हम एडिशन करेंगे किसका, सेकेंडरी एंटीबॉडी का। सेकेंडरी एंटीबॉडी एडिशन करने के बाद उसमें एडिशन करेंगे किसका, प्राइमरी एंटीबॉडी का। जब प्राइमरी एंटीबॉडी का एडिशन कर लेंगे तो वहाँ पर हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस में, तो इसका हम डिटेक्शन कर लेंगे कलरलेस में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा। उसका जाता है इनडायरेक्ट एलिजा एसे मेथड। इसमें क्या होता है, जो आपकी माइक्रोवेल प्लेट होती है उसको कोट करते हैं, कोट करने के बाद उसमें एंटीबॉडी मिलाते हैं। एंटीबॉडी मिलाने के बाद वॉश आउट करते हैं, वॉश आउट करने के बाद उसमें बायोलॉजिकल एंटीजन डालते हैं। और बायोलॉजिकल एंटीजन अगर जो एक्सेस अमाउंट में तो उसको वॉश आउट करेंगे। देन आप उसमें ऐड करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी विद द प्राइमरी एंटीबॉडी अगेन वॉश, फिर उसको क्या करेंगे, आप अगेन वॉश कर लेंगे। देन एडिशन करेंगे सबस्ट्रेट का। उसके बाद आपको कलरलेस सबस्ट्रेट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये थे कि आपकी एलिजा मेथड के। देखिए 7 नंबर में पूछा था, कोई भी ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखिए, उतना ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है ना। उसके बाद आता है 2 मार्क्स से क्वेश्चन। देखिए ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन जो अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो वीडियो मिल ही गई होगी, ठीक है ना, उससे भी पढ़ लीजिए। मैंने आपका यहाँ पर सॉल्व करा के रखा है, वो भी आप देख लीजिए। तो नेम एनी 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ द एंजाइम इमोलाइजेशन, मतलब एंजाइम इमोलाइजेशन के आपको किन्हीं 4 डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना है। तो पहला क्या हो जाएगा, लोअर द एंजाइम एक्टिविटी, मतलब कहने का क्या है, जो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी हो जाती है वो लोअर हो जाएगी एज कम्पेयर टू नेटिव एंजाइम। देखिए अगर मैं बात करूं कि घर के खाने में बाहर के खाने में अंतर होता है तो होता है, उसी प्रकार से अगर आप कोई सिंथेटिक चीज़ यूज करें नेचुरल यूज के कंपेरिजन में क्या हो गया, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में उसकी जो एफिकेसी होगी कम होगी, ठीक है ना। उसके बाद एडिशनल कॉस्ट आपको देनी होगी कैरियर्स और इमोबिलाइजेशन के लिए। उसके बाद लोअर दी रिएक्शन रेट, मतलब उसकी रिएक्शन रेट कम होगी एज पर दी नेटिव एंजाइम। एंड इमोबिलाइजेशन रिक्वायर एडिशनल टाइम, मतलब कहने का कि एडिशनल टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, एडिशनल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एडिशनल मटेरियल की रिक्वायर्ड होगी, जिसकी वजह से आपका और ज़्यादा एक्सपेंसिव ये हो जाएगा। उसके बाद आता है नेम एनी 4 केमिकल पॉलीमर्स यूज इन द एंजाइम इमोलाइजेशन, जैसे कैल्शियम अल्जीनेट हो गया, पॉलीग्लूटामिक एसिड हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, नाइलॉन सल्फेडेक्स हो गया, ठीक है, सिफाडेक्स हो गया। ये आपके क्या है, केमिकल पॉलीमर्स है जिसको एंजाइम इमोलाइजेशन में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, गिव टू एग्जांपल, मतलब इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होते हैं। तो ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, इसी को बोलेंगे क्या बोले, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बोलेंगे। इज एन एंजाइम, एक प्रकार का एंजाइम होता है दैट क्लीव द डीएनए इनटू द फ्रेगमेंट, जो डीएनए को तोड़ता है उसके फ्रेगमेंट में एट दिस साइड और ओपन कर देता है डीएनए के मॉलिक्यूल को। तो सिंपल सा हम बोले कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होते हैं, जो कि डीएनए को तोड़ करके उसको ओपन, उसके स्ट्रक्चर को ओपन कर देता हो, उसी को क्या बोलेंगे, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इको आर, ठीक है ना, हिंद थर्ड, साल्स फर्स्ट एंड हाई थर्ड, ये हमारी क्या इसका एग्जांपल है। उसके बाद नेम एनी 2 मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द वायरल वैक्सीन, मतलब वायरल वैक्सीन के 2 किसी मेथड के बारे में बताइए, जैसे वैक्सीन प्रोडक्शन फ्रॉम द फर्टाइल एग, उसके बाद जीन एक्सप्रेशन के द्वारा आप जानते हैं कि कैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी राइट्स इस एप्लीकेशन, मतलब कहने का कि हाइब्रिडोमा मतलब जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो हाइब्रिडोमा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी सिक्रेटिंग हाइब्रिडोमा सेल, जो हाइब्रिडोमा सेल होती है उसके द्वारा जो आपको एंटीबॉडी मिलती है उसका हम सिंपल सा एक मेथड होता है जिसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या इज अ मेथड, एक प्रकार का मेथड है फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडी, मतलब जिसको हम पहचान सके आइडेंटिकल एंटीबॉडी को लार्ज नंबर में प्रोडक्शन करता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, सप्रेसिंग द इम्यूनो रिस्पांस, मतलब इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करने के लिए, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो उसको रिस्पांस को कम कर सके। एंड डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर, मतलब कैंसर के डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज, मतलब जो आपको इन्फेक्शन डिजीज होती है उसके डायग्नोसिस में, जैसे एग्जांपल्स में इन्फ्लिक्सिमेब हो गया, एडालीमुमेब हो गया। उसका आता है थेराप्यूटिक यूज ऑफ द प्लाज्मा सब्स्टिट्यूएंट। देखिए प्लाज्मा सब्स्टिट्यूएंट का यूज क्या क्या होता है, देखिए
एनीमिया हो गया, वाटर लॉस हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इसमें आप प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं। हेमेटाइनिक की कमी हो गई, वो तो क्या करेगा, रिस्टोर वॉल्यूम, मतलब सिंपल सा रिस्टोर वैस्कुलर वॉल्यूम, मतलब जो आपके वैस्कुलर वॉल्यूम होंगे उसको रिस्टोर करेगा। जैसे डिहाइड्रेशन वगैरह के बाद में प्रिवेंट हाइपोवॉल्यूमिया, मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर हाइपोवॉल्यूमिया मतलब ब्लड लेवल कम हो गया, तभी आपको क्या मतलब जो ब्लड का पानी प्लाज्मा लेवल कम हो गया तभी क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा। मेंटेन टिश्यू परफ्यूजन, मतलब जो टिश्यू परफ्यूजन होगा उसको मेंटेन करेगा। एंड सर्कुलेटरी हीमोडायनेमिक्स, और जो आपकी हीमोडायनेमिक्स मतलब हीमो का मतलब हीमोग्लोबिन डायनेमिक मतलब जो रन करते हो तो उसको भी क्या करेगा, ये सर्कुलेट आउट करेगा। उसके बाद आता है नेम 4 म्यूटाजेनिक एजेंट, मतलब 4 म्यूटाजेनिक एजेंट के नाम बताए, जैसे एक्सरे हो गया, आरओएस हो गया, यूवी रेज हो गया, एल्कलाइटिंग एजेंट हो गया, ठीक है, ट्रांसपोन्स हो गया, ये हमारे कहता है हमारे एग्जाम म्यूटाजेनिक एजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज अप स्ट्रीम प्रोसेस एग्जाम्पल, मतलब अप स्ट्रीम प्रोसेस क्या होता है। तो अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग कंप्राइज टास्क इन इनिशियल स्टेज, मतलब कहने का इसको इनिशियल स्टेज में कंप्राइज किया जाता है। टास्क होता है ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस इन द बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, अपस्ट्रीम प्रोसेस आर दोज इन हुए बायोलॉजिकल मटेरियल आर आइदर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, या तो उसको आउटसाइड सोर्स से लेते हैं, या इंक्यूबेटेड ग्रोन इन द कल्चर, या हम उसके सेल कल्चर के माध्यम से उसको इंक्यूबेट करते हैं। वहीं अगर हम डाउन हिल के बारे में बात करें तो जी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट जैसे वाटर हो गया, ठीक है ना, और जो भी हमारे जैसे पेड़ पौधे हो गए, तो वहाँ से हम इसको आइसोलेट करते हैं, उसको डाउन हिल या डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द ट्रोपोसोम्स एंड एपिसोम्स। तो ट्रोपोसोम्स क्या होते हैं, ट्रोपोसोम आर द क्लास ऑफ जेनेटिक एलिमेंट दैट कैन जंप टू डिफरेंट लोकेशन विद इन अ जीनोम, मतलब एक जीनोम में जो हमारे ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, जो मतलब ट्रांसफॉर्म आर द क्लास ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब कहने के जेनेटिक एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो जीनोम होता है उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करके जा सकते हो। एंड दे ऑलवेज मेंटेन इन एन इंटीग्रेटेड साइड इन द जीनोम, और ये ऑलवेज मेंटेन होते हैं कहाँ पर, एक इंटीग्रेटेड साइड के जीनोम में, ठीक है ना। अब जो एपिसोम्स क्या होते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द सोम्स, मतलब कहने का जो आपके माइक्रोसोम्स होते हैं या बैक्टीरिया के जो सोम्स होते हैं या बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं, जो उसका जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, स्पेशली डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया फेज। जो बैक्टीरिया फेज क्या होते हैं, जो कि आपके वायरस, एक वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनका क्या बैक्टीरिया फेज। तो बैक्टीरिया फेज के जो डीएनए होते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, एपिसोम्स बोलेंगे। एंड रेप्लिकेट मतलब स्वतंत्रता रूप से अपने आप को रिप्लिकेट कर सकते हो। उसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ द ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा, मतलब जो आपका ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा होता है उसका आपको एप्लीकेशन बताना है, मेंशन बताना क्या क्या। तो सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग में प्रिवेंट होता है, उसके बाद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है, एंड हीमोफीलिया वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।